जय श्री राम। तो आज है सेट 4 2023 का 340 BV भौतिक विज्ञान कक्षा 12 खंड ए। और पहला क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। विद्युत फ्लक्स का क्या मात्रक है? तो ये देखो, विद्युत फ्लक्स क्या होता है? फाई ई बराबर ई डॉट एस होता है ना। और विद्युत क्षेत्र का मात्रक, विद्युत क्षेत्र का मात्रक हमने पढ़ा होगा ई बराबर एफ बटा क्यू। बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का कूलाम, तो न्यूटन बटे कूलाम। और क्षेत्रफल एस क्या है पर क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये क्या? न्यूटन मीटर से कूलाम ये नहीं है, ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। इधर ये जो वोल्ट पर मीटर लिख रहा है, वोल्ट प्रति मीटर, ये किसका मात्रक होता है? ये भी विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। फॉर्मूला होता है ई बराबर वी बटा डी। ठीक है, तो वोल्ट प्रति मीटर, अगर यहाँ पर मैं वोल्ट प्रति मीटर गुणा मीटर स्क्वायर करता तो एक मात्रक बन जाता वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर भी किसका मात्रक होता है? वोल्ट मीटर भी विद्युत फ्लक्स का ही मात्रक होता है, लेकिन वोल्ट मीटर यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पर क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। तो ये ही विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है कि चल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता में वृद्धि की जा सकती है कुंडली का क्षेत्रफल घटाकर, या कुंडली में फेरों की संख्या घटाकर, या क्षेत्रफल बढ़ाकर, या चुंबकीय क्षेत्र का मान घटाकर। तो जो सुग्राहिता का फॉर्मूला है चल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता वह एन बी ए अपॉन सी, जहाँ एन क्या है? एन फेरों की संख्या। तो या फेरों की संख्या बढ़ेगी तो सुग्राहिता बढ़ेगी। दूसरा है बी चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाओगे तो सुग्राहिता बढ़ेगी। तीसरा ए जो है, ए है कुंडली का क्षेत्रफल, तो कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो सुग्राहिता बढ़ेगी। और सी क्या है? सी है जो ऐंठन के कारण जो टॉर्क होगा, ऐंठन के कारण बल आघूर्ण। ठीक है, तो ये घटेगा तो सुग्राहिता बढ़ेगी। तो इधर इसमें ऑप्शन हमें कि मिल रहा है कि कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर बढ़ जाएगी, बाकी सब इसने घटाकर कर रखा है। तो ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा है एक आदर्श पीएन संधि में अग्रदिशिक एवं पश्च दिशिक बायस के प्रतिरोध क्रम से होंगे। देखो अर्घदिशिक क्या होता है? अर्घदिशिक होता है अगर ये एक संधि होगी, जैसा पीएन संधि डायोड है, इधर पी और इधर एन। तो अगर पी क्षेत्र को पॉजिटिव सिरे से जोड़े हम बैटरी के और एन क्षेत्र को निगेटिव से, तो ये होता है अग्रदिशिक। और आदर्श रूप से अर्घदिशिक में धारा बहनी चाहिए बिना कोई प्रतिरोध, मतलब प्रतिरोध जो है शून्य होना चाहिए। ठीक है, अग्रदिशिक में। और जो है पश्चिम दिशिक में, पश्चिम दिशिक में अगर इस पी क्षेत्र को नेगेटिव से जोड़ते हैं और एन को पॉजिटिव से, तो उसमें कोई धारा नहीं बहनी चाहिए, मतलब उसका प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। अगर मैं ग्राफ भी बना के दिखाऊं तो अग्रदिशिक में जो है इधर ये वी है और इधर ये आई, तो अर्घदिशिक में धारा ऐसे जानी चाहिए बिना किसी प्रतिरोध के, और पश्चिम दिशिक में ऐसी जाएगी तो धारा का मान पड़ेगा, पश्चिम दिशिक में धारा बिल्कुल जीरो होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ये आदर्श रूप से ऐसा ग्राफ होना चाहिए। लेकिन वास्तविक रूप से ग्राफ कैसा होता है? वास्तविक रूप से ग्राफ ऐसा होता है, अर्घ दिशिक में धारा ऐसे जाती है और पश्चिम दिशिक में भी कुछ कुछ धारा का मान होता है, जब तक कि एलोवेंस व्यंजन ना हो जाए, और इसमें भी जब तक सैचुरेशन पॉइंट ना आए। तो इसमें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आदर्श में अर्घ दिशिक में प्रतिरोध शून्य और पश्चिम दिशिक में प्रतिरोध अनंत। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि द्रव तरंगों के संबंध में सत्य कथन क्या है? कि विद्युत चुंबकीय तरंग है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये यांत्रिक तरंग है ना, ना, ये तो पता ही नहीं कैसी तरंग है, तो हमें तो पता ही नहीं एक बनी किस चीज से है एक्चुअली। लेकिन इन तरंगों की तरंगदैर्घ्य आवेश पर निर्भर नहीं करती है, ये सत्य कथन है, क्योंकि इन तरंगों की तरंगदैर्घ्य लैम्बडा बराबर होती है एच अपॉन पी। एच पलांक नियतांक और पी है मोमेंटम यानी संवेग। तो आवेश पे तो निर्भर नहीं करता, संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग, और इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है ना, ना। फेज वेलोसिटी तो समटाइम्स ऑफन ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट, छोड़ दो वो सब, तो नहीं होता भैया, प्रकाश के वेग के बराबर नहीं होता इनका वेग। और जो है तरंगदैर्घ्य कण के आवेश पर निर्भर नहीं करती है, ये बात एकदम सही है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है।
द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा? देखो हाइड्रोजन परमाणु में कोणीय संवेग के लिए फॉर्मूला क्या है? L बराबर NH/2 ये फॉर्मूला है। द्वितीय कक्षा के लिए n बराबर 2 रख लेंगे तो L बराबर हो जाएगा 2 × H/2 इसका मान याद रखना 1.055 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ये H का भी मात्रक यही होता है और कोणीय संवेग का भी। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हमारी जगह 2 × 5 = 10 कैरी 1 2 × 10 = 11 कैरी 1 2 एकम 2 2.11 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड। तो ऑप्शन देखते हैं 1.05 1.05 2.1 यही है × 10⁻⁻34 जूल सेकंड। वायु में रखे किसी पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। लेंस के प्रथम फोकस से एक वस्तु को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। लेंस के प्रथम फोकस से एक वस्तु को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? अच्छा चलो देखते हैं। मान लिया ये ले लो कि ये एक उत्तल लेंस है, ये इसकी फोकस दूरी है। ठीक है, ये फोकस दूरी है इसकी, वस्तु तो नहीं, फोकस दूरी है। इसकी दूरी क्या है? 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है और इससे 5 सेंटीमीटर दूर वस्तु को रखा है। ठीक है, वस्तु को जो है प्रथम फोकस से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब ये नहीं पता कि इधर है या इधर है, तो हम इधर ही ले लेते हैं। चलो इधर ले लेते हैं। तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी? असल में वस्तु की दूरी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी हमें निकालना है। उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी तो प्लस की ली जाएगी और वस्तु की दूरी माइनस की। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/10 बराबर 1/v की वैल्यू कितनी है पता नहीं, माइनस 1/u की माइनस की 15। माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, उसको इधर ले जाते हैं। 1/10 और माइनस 1/15 बराबर 1/v। देखो माइनस और माइनस इधर प्लस हो जाएगा और वो प्लस इधर जो है माइनस में चला गया। तो अब जो है एलसीएम लेंगे इनका, कितना आएगा? 30। 3 - 2 बराबर 1/v। 1/30 बराबर 1/v या v बराबर आ गया 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो v प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ से। ये जो v आएगा वो तो प्रकाशीय केंद्र से दूरी है, प्रकाशीय केंद्र से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। लेकिन अभी देखो, रुको क्वेश्चन में पूछा इसने कि द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। तो भैया द्वितीय फोकस इधर से क्या होगा? इधर से 10 सेंटीमीटर दूरी होगा। द्वितीय फोकस भी 10 सेंटीमीटर, ये इतनी दूरी क्या है? 10 सेंटीमीटर। यहां से इसकी दूरी कितनी बचेगी? यहां से ये दूरी बचेगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो द्वितीय फोकस से इसकी दूरी क्या होगी? 20 सेंटीमीटर होगी। ये आ गया। उसके बाद क्या है? नोर, ये तो कट ही रहा है, स्टार लगा हुआ है इस पे। उसके बाद कह रहा फोटोन के संवेग का सूत्र लिखिए। फोटोन का संवेग, देखो भैया फोटोन का संवेग आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर फोटोन की एनर्जी E है और उसका जो है उसकी चाल तो फोटोन की C होगी प्रकाश की चाल निर्वात में, तो उसका संवेग P बराबर क्या हो जाएगा? E/c। ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं P बराबर H/λ भी होगा। ठीक है, H/λ, क्योंकि E बराबर H न्यू होता है और न्यू बटा C क्या होगा? 1/λ हो जाएगा। तो इनमें से दोनों में से कोई से भी, मतलब दोनों ही लिख दो। ठीक है जी, P बराबर H/λ, लैम्बडा उसकी तरंग दैर्घ्य हो जाएगी फोटोन की, या E फोटोन की ऊर्जा है, C फोटोन का, C उसकी चाल है, तो P उसका संवेग। ये फॉर्मूला। ठीक है जी। अब अगला देखो, नाभिक एवं ये कटा हुआ है। अगला, इससे अगला है किसी समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र की समीकरण ये दे रखे EY बराबर 60 sin 500x माइनस E। तरंग के चुंबकीय क्षेत्र की समीकरण क्या होगी? अब देखो तरंग जा रही है x दिशा में। ठीक है, x दिशा में तरंग जा रही है, विद्युत क्षेत्र है y दिशा में।
विद्युत क्षेत्र y दिशा में, तो चुंबकीय क्षेत्र कौन सी दिशा में होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा z दिशा में। तो चुंबकीय क्षेत्र बी जेड बराबर, यहाँ पर बी नोट की वैल्यू आएगी, बाकी कला जो रहेगी ये दोनों समान कला में होते हैं, तो कला कितनी रहेगी, कला सेम रहेगी, साइन 500x माइनस 1.5 गुणा 10 की पावर 11t। अब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का आयाम कैसे निकाल लिया जाएगा, तो ये ध्यान दो, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम होता है विद्युत क्षेत्र का आयाम बटे प्रकाश की चाल, और विद्युत क्षेत्र का आयाम है 60 न्यूटन पर कूलम, और प्रकाश की चाल होती है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो भैया इस 3 से ये 6 कट कर 2 बचेगा, 20 और 10 की पावर 8 ऊपर जाओगी, 20 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 टेस्ला, या 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 टेस्ला। तो यहाँ पे लिखा जाएगा बी जेड में, बी जेड बराबर 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 और साइन 500x था ना, 500x माइनस 1.5, ये होगी चुंबकीय क्षेत्र की समीकरण। ठीक है जी, ध्यान से देख लो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो। किसी शुद्ध प्रेरणिक प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टता एवं धारा के बीच कलांतर लिखिए। भैया π/2 का होगा, ठीक है जी। ये अगर प्रेरणिक है, ये अगर धारा है, और ये अगर विभवांतर है, तो इनके बीच में कलांतर क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। जो विभवांतर होगा वो धारा से 90 डिग्री आगे होगा, ठीक है जी। तो कलांतर बराबर π/2, बात खत्म। 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है, ठीक है जी। ये विद्युत वाहक बल है और ये उसका आंतरिक प्रतिरोध है। सेल को 2.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर सेल के सिरों पर विभवांतर कितना होगा। देखो भैया, एक तो हमको पहले निकाल लेंगे सेल जो है, क्या हुआ, तो पहले निकाल लेंगे सेल से धारा कितनी बहेगी। तो सेल से धारा निकालने के लिए आई, देखो आंतरिक प्रतिरोध है 0.1 ओम और बाह्य प्रतिरोध है 2.9 ओम, ठीक है जी। और विद्युत वाहक बल है 1.5 वोल्ट, तो धारा बहेगी आई बराबर ई अपॉन कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आर प्लस आर, यानी 1.5 वोल्ट और बटे में क्या हो जाएगा 0.1 और 2.9, 3 ओम हो जाएगा जी। और 1.5 से 3 काटेंगे तो यहाँ इधर 2 बचेगा, तो धारा हो जाएगी आई बराबर 1/2 एम्पियर, ठीक है, या 0.5 एम्पियर, ये होगी धारा। और जो सिरों के बीच जो पूछ रहा है, सिरों के बीच विभवांतर पूछा है ना, तो विभवांतर का फॉर्मूला होता है V बराबर E माइनस E यानी विद्युत वाहक बल माइनस आई आर। तो E कितना है, ये आर आंतरिक प्रतिरोध है, इसका 1.5 है वोल्ट, माइनस के 0.5 और गुणा आर कितना था 0.1, तो V बराबर हो गया 1.5, 0 लगा लेते हैं इसके पीछे, माइनस 0.05 हो जाएगा, ठीक है। और 50 में से 5 गया तो 45, 1.45 45 बोलते हैं भैया, ठीक है। तो 1.45 वोल्ट ये हो जाएगा सेल के सिरों के बीच विभवांतर, ठीक है। यानी विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल से कम आता है जब जो है सेल डिस्चार्ज हो रही है, यानी सेल से करंट लिया जा रहा है, ठीक है। अगर करंट जीरो होता तो V और E जो होते दोनों एक दूसरे के बराबर होते, ठीक है जी। और चार्जिंग हो ही रहती तो यहाँ पर V E प्लस आई आर होता, अगर बैटरी की चार्जिंग हो रही। तो एक बार और इसको पूरे को देख लो क्या क्या करा हमने, ओके। अब हम आ गए खंड सै पे। खंड सै पे क्या कह रहा है, नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, यदि किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान यदि इतनी किलोग्राम हो तो बंधन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, यार क्यों रात सी हो जाती है इसमें। तो बंधन ऊर्जा, भैया इधर बहुत ज्यादा दिन हो गया। बंधन ऊर्जा होती है कि जो नाभिक के न्यूक्लियॉन्स है, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स मतलब जो नाभिक के अंदर रह रहे हैं, यानी न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। तो नाभिक जब वे एक साथ एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं ना, किससे, परबल नाभिक के बल से, तो नाभिक के न्यूक्लियोनो देखो ये हिंदी देख लियो, न्यूक्लियोनो कैसे बनता है, हिंदी में कैसे लिखा जाता है, इतनी हिंदी नहीं आती मेरे से लिखने। न्यूक्लियोनो को अलग अलग
करने में जो ऊर्जा नाभिक को देनी पड़ेगी, नाभिक को देनी पड़ेगी, वह ऊर्जा बंधन ऊर्जा कहलाती है। देनी पड़ेगी वह ऊर्जा नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। देखो भैया, एक तो ये हो गया, थोड़ा सा ऊपर आ जा मेरे भाई, पूरा दिख जाएगा ऐसे, ठीक है। नाभिक के न्यूक्लियोनों को अलग अलग करने में जो ऊर्जा नाभिक को देनी पड़ेगी वह नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। एक चीज और देखो, एक चीज ये कह रहा है कि द्रव्यमान क्षति इतनी किलोग्राम हो, दिख रहा है, द्रव्यमान क्षति बोल रहा है, द्रव्यमान क्षति 10⁻⁻6 किलोग्राम हो तो बंधन ऊर्जा ज्ञात करो। तो द्रव्यमान क्षति क्या होती है? देखो भैया, जो कुल नाभिक का द्रव्यमान होता है ना, वो अलग अलग न्यूक्लियोनों के द्रव्यमानों को अगर मैं जोड़ू, नहीं, जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं उनके द्रव्यमान को जोड़ू, जितने प्रोटॉन के द्रव्यमान को जोड़ू, तो पूरे नाभिक का द्रव्यमान उनसे कुछ कम होता है, ठीक है। तो वो जो द्रव्यमान क्षति है ना, वही उसकी ऊर्जा में बदल जाती है, ठीक है, उनको आपस में बांधे रखने के लिए, ठीक है, और उसी वही वैल्यू बंधन ऊर्जा के बराबर आती है, ठीक है जी। तो जो बंधन ऊर्जा आ जाएगी हमारी, ऐसे लिख लो, जो आ जाएगी ऐसे हो गया। तो बंधन ऊर्जा क्या होगी? बंधन ऊर्जा बराबर द्रव्य, आइंस्टीन का समीकरण लगाऊंगे, ये बराबर mc², बंधन ऊर्जा बराबर द्रव्यमान क्षति गुणा c², यानी प्रकाश के वेग का स्क्वायर। द्रव्यमान क्षति कितनी है? द्रव्यमान क्षति बोल रहा है ये 10⁻⁻6 किलोग्राम है, हमने कहा ओके। और जो ये होती है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, उसका स्क्वायर। तो क्या हो गया? 10⁻⁻6 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 10⁻16 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसी को तो हम जूल बोलते हैं भैया। तो एनर्जी कितनी आ गई? जूल में आ जाएगी, यानी कितनी होगी? 9 × 10⁻16 में से 6 जाएगा 10 जूल। लेकिन इसने क्या कह रहा है? इसने कहा बंधन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो क्या करना पड़ेगा, 1.6 × 10⁻−19, इससे हमें भाग करना पड़ेगा, ये आंसर आ जाएगा मेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है जी। अब देखो कितना हो जाएगा, 9 को 1.6 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे समझो 90 को 16 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 16 पंजे 80, कितना बचा? 10 बचा, लगाएंगे नहीं, पॉइंट लगा के जीरो लगानी पड़ेगी, 100 हो गया, 16 छिक्का 96, 4 जीरो 16 दूनी 32, और 16 पंजे 80 गुणा 10 की पावर, ये कहाँ पहुँच जाएगा? -19 ऊपर चले जाएगा, +19, 19 और 10, 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह आ गया जी आंसर आपका। जय हो। ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एम्पियर के परिपतीय नियम के आधार पर अनंत लंबाई के धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, ठीक है, करते हैं। हमने कहा मान लो ये हमारा अनंत लंबाई का चालक तार है, ठीक है, ये तार ऐसे जा रहा है, इसमें करंट आई जा रहा है ऐसे आई। हमें क्या करना है, इससे कोई भी r दूरी पे, ये बिंदु है, हमें बताना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो मैं क्या करूंगा, एक बंद परिपथ खींचूंगा इसके ऐसे, ऐसे परिपथ, ठीक है जी, ऐसे जा रहा है वो, ऐसे 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 खींचना है, ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है जी, ऐसे ये बंद परिपथ खींच लिया हमने, ऐसे है पर ये। अब इसमें देखो, अगर मुझे धारा की जैसे जहां भी मैं चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालते हैं चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे उसकी दिशा में अंगूठा करते हैं और ऐसे उंगलियां कर्ल करते हैं, ठीक है। तो ये खुद करके देखना हमें क्या मिलेगा, जहां भी मैं डीएल लूंगा इसका, क्योंकि यार बोर्ड पे होता तो मैं ऐसे आराम से ऐसे कर करके दिखा देता, अभी नहीं यार दिखा पा रहा हूँ मैं। तो एक चीज समझ लो बस, कि इसको ऐसे समझो जैसे ये है, ये मेरा ऐसे, ये ऐसे बंद परिपथ बना लिया मैंने इसके चारों ओर, ठीक है। तो देखो अगर कहीं भी मैं डीएल लूंगा, ये डीएल की दिशा होगी, ठीक है, और करके देखना धारा ऐसी जा रही है, डीएल की दिशा, अगर जब मैं ये ली डीएल की दिशा, ये डीएल की दिशा है तब, तो चुंबकीय क्षेत्र की भी यही दिशा मिलेगी मुझे, ठीक है। यानी जो मुझे डीएल के दिशा में जो डीएल है और जो चुंबकीय क्षेत्र होगा किसी भी पॉइंट पर बी, उनके बीच में जो एंगल होगा वो कितने का होगा? 0 डिग्री का होगा, यानी वे दोनों सेम दिशा में होंगे, ठीक है। ये तो ये बात ध्यान रखना। अब क्या करना है, अब तो हमें कुछ भी नहीं करना है,
हम कह देंगे कि एम्पियर के परिपतीय नियम। अब देखो भैया यार, थोड़ी सी हिंदी ना तुमको खुद लिखनी है। माना कि एक अनंत लंबाई का तार है जिसमें I धारा बह रही है, इससे r दूरी पर हमें एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमने एक जो है r त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जो तार जिसके केंद्र से होकर गुजर रहा है, ठीक है जी। और अब हम क्या करेंगे, इस पर एम्पियर के परिपतीय नियम से, एम्पियर के परिपतीय नियम से क्या होगा, क्या हुआ एम्पियर के परिपतीय नियम से इंटीग्रेशन B.dl बराबर होगा म्यू नोट I, यानी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पथ से गुजरने वाली कुल धारा का म्यू नोट गुणा होता है। ये होता है एम्पियर का परिपतीय नियम, ठीक है। हमने पहले ही समझाया था आपको, जो B और DL के बीच का कोण है वो 0 डिग्री है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, बी डी एल ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को लिखते हैं ना, ए बी कोस थीटा, तो ए बी डी एल और कोस 0 डिग्री बराबर म्यू नोट I। कोस 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1। चुंबकीय क्षेत्र भी कांस्टेंट आएगा r दूरी में, मतलब जब r दूरी के पॉइंट dl देंगे तो उन पे चुंबकीय क्षेत्र कांस्टेंट आएगा। इंटीग्रेशन dl बराबर म्यू नोट I। और dl सारे के सारे dl जोड़ने में, जैसे कि ये समझो ये एक वृत्त था जैसे, और ये इसका छोटा सा dl है, और इंटीग्रेशन dl का मतलब है इन सब dl को जोड़ देना। इन सब dl को जोड़ेंगे क्या मिलेगा, हमें वृत्त की परिधि मिलेगी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन dl क्या हो जाएगा, 2 पाई r वृत्त की परिधि बराबर म्यू नोट I। या उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या आ गया, म्यू नोट I बाई 2 पाई r, ये आ गया। B बराबर म्यू नोट I अपॉन 2 पाई r, नोट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भैया अगला क्वेश्चन है, समस्थानिक और समभारिक नाभिकों की परिभाषा दीजिए एवं इनके अंतर का उल्लेख कीजिए। तो भाई ये क्वेश्चन मैं सेट 1 में करवा चुका हूँ, सेट 1 का शायद 4 K का ही क्वेश्चन था, ठीक है जी। लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ कि समस्थानिक होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, जैसे 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13, 6 कार्बन 14, 1H1, 1H2, 1H3। इनमें सब में जो है परमाणु क्रमांक इनका सबका समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या इनकी क्या है, अलग अलग है, ठीक है जी। परमाणु क्रमांक सबके समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या या न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है। तो ये होते हैं समस्थानिक। और समभारिक क्या होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग हो सकते हैं लेकिन जो द्रव्यमान संख्या यानी प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की कुल संख्या वो समान होती है। जैसे कि एक हो गया 6 कार्बन 14, 7 नाइट्रोजन 14। भैया देखो ये तो कार्बन है, ठीक है, क्योंकि कार्बन या नाइट्रोजन क्या है, कौन सा होगा, किस चीज से डिसाइड होता है, वो तो भैया प्रोटॉनों की संख्या से ही डिसाइड होता है, ठीक है जी। तो ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन, लेकिन परमाणु भार जो है इसका भी 14 है, इसका भी 14 है, ठीक है। तो ये समभारिक है, यानी भार इनका जो है समान है, लेकिन ये कार्बन है और ये नाइट्रोजन है, तो बिल्कुल इनके गुण तो एकदम अलग अलग ही होंगे। ये जैसे ये तीनों है, इनके तीनों के रासायनिक गुण सेम होंगे, ठीक है, केमिकली दे आर सेम, लेकिन इनके केमिकल गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी सब अलग अलग। दूसरे एग्जांपल ले सकते हैं हम, 20 कैल्शियम 40 और 18 आर्गन 40। ये भी क्या है, 40 सेम हो रहा है भाई, समस्थानिक है। दूसरा एक ये देखो, एक 1H3 था नहीं, 1H3 ट्राइट्रियम, और एक हीलियम भी होता है 3 वाला, तो 3 सेम है, लेकिन 1 2 तो अलग अलग है, हाइड्रोजन ये हीलियम है। तो ये होते हैं समभारिक, ये होते हैं समस्थानिक। मैं ये करवा चुका क्वेश्चन, आपने अगर सेट 1 देखा होगा तो आपको पता होगा, नहीं देखा तो जाके सेट 1 भी देखिए भैया, है नहीं भैया और बहन जो भी है आप सभी देखिए, पूरा पढ़िए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन वाले धातु पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है जी, समझ गए। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा एवं अधिकतम वेग ज्ञात कीजिए। ओके ओके ओके, देखो प्रकाश विद्युत प्रभाव की इक्वेशन याद है आपको? प्रकाश विद्युत प्रभाव की इक्वेशन क्या होती है जी, हमें तो भूल गए, वो होती है एच न्यू बराबर W प्लस के मैक्स। एच न्यू क्या है, एच न्यू है वो फोटोन की एनर्जी जो कि हम उस पर डाल रहे हैं पृष्ठ पे,
W क्या है, W है कार्यफलन, जितना ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को चाहिए बाहर निकलने के लिए धातु के परत से। और K मैक्स क्या है, महत्तम गतिज ऊर्जा लेकर के जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, यानी जो एनर्जी लेके आया वो, उसके बाद भैया इतनी तो कार्यफलन में लग जाएगी, बाकी इतनी लेके वो बाहर जा सकता है। ठीक है जी। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया, W का तो मान इसने सीधा सीधा दिया है, W बराबर कितना दिया, कितना 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी। और अब H देखो, न्यू बराबर होता है C बटा लैम्बडा। अबे पेन को क्या हुआ, न्यू बराबर C बटा लैम्बडा, ये भी ध्यान रखना। तो यानी जो H न्यू एनर्जी है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ HC बाई लैम्बडा। ठीक है। और HC का एक बहुत राज की बात बता रहा हूँ मैं, HC का मान होता है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। याद रखना, मात्रक सही थी, याद रखना। ठीक है जी। क्योंकि वैसे तो इसका मात्रक क्या होना चाहिए था, जूल सेकंड इसका होता है मीटर प्रति सेकंड, वैसे तो मात्रक जो है जूल और मीटर होना चाहिए था, लेकिन जूल को भी देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल रखा है और मीटर को भी नैनोमीटर में बदल रखा है, तब 1240 है। और लैम्बडा कितना है, लैम्बडा है 5000 एंगस्ट्रॉम। देखो भैया 10 एंगस्ट्रॉम में 1 नैनोमीटर होगा, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में -10 मीटर होता है 10 की पावर, और नैनोमीटर 10 की पावर -9, तो इसको लिख सकते हैं हम 500 नैनोमीटर। ठीक है जी, एनर्जी। तो नैनोमीटर से तो नैनोमीटर कैंसिल हो गया, गया गया गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब 50 से 124 को डिवाइड करेंगे तो याद ही रखना 5 से तो इसको डिवाइड करके 2.48 ही आता है। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ये एनर्जी जो है आने वाले फोटोन की है, यानी ये वैल्यू मेरी एच न्यू की है। एच न्यू की वैल्यू क्या है 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डब्ल्यू की वैल्यू क्या है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, के मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, महत्तम गतिज ऊर्जा के मैक्स हो जाएगा एच न्यू माइनस डब्ल्यू, यानी 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें से इसको घटा दो, कितना बचेगा, 8 में से 4 गया 4, 4 में से 1 गया 3 और 2 में से 2 गया 0, 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपका उत्तर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने की कृपा करें, इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 9 इसके 19 जूल। ठीक है जी। तो इसको करते हैं 16 चौके 64, 16 चौके 64 कैरी 6, 16 थी 48, 48 और 6 54, 0.54 पर 2 पॉइंट इधर एक तरह इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 जूल, ये एनर्जी आपकी होगी फिर। ओके जी। ओके, अब हमको तो महत्तम वेग भी निकालना है। तो भैया अगर आपने 9th क्लास की फिजिक्स पढ़ी है तो आपको पता होगा गतिज ऊर्जा होती है कि मैक्सिमम, मतलब ये मैक्सिमम क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि भैया इतनी मैक्सिमम एनर्जी के साथ वो कर सकता है, किसी से टकरा गया रास्ते में तो गतिज ऊर्जा कम भी हो सकती है कोई भी कारण से, तो मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, कम जरूर हो सकती है उसकी बेचारे की गतिज ऊर्जा। तो वो हो जाएगा 1/2 mv², और v को भी मैक्स लगा देते हैं। ठीक है जी। और हमको इस v की वैल्यू निकालनी है, तो 2 की वैल्यू कैसे गुणा m से भाग और फिर रूट, तो महत्तम वेग हो जाएगा इसका 2k/m और उस पर भी रूट, क्योंकि यहाँ तो स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर नहीं गया, तो ये वैल्यू हमें इसकी रखनी पड़ेगी। ओके जी। तो देखो आज मैं आपको दिखाता हूँ गुणा भाग का एक नया तरीका, देखना ध्यान से। अंडर रूट में लिखा 2 गुणा k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू ये है जी 0.544, ओके, इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19। m क्या है, ये m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये होता है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस के 31 किलोग्राम। तो देखो जी 31 ऊपर जाएगा, 31 में से 19 घटेगा तो बचेगा 12, और 12 का रूट लेंगे तो आएगा 6, तो उसको तो 10 टू द पावर 6 तो अलग ही कर दो, मात्रक भी मीटर पर सेकंड आएगा, अलग रख दो। इधर क्या बचा, इधर 2 बचा, ये 0.544, इसको 544 ऐसे लिख लो, 3 0 पॉइंट हटाई तो इधर भी 3, 91 और एक 0 100 ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट हटाना तो यार तुमको आते होगा, मुझे पता है आता ही होगा। मैं क्या करूंगा ध्यान से देखना, मैं इस 100 का तो रूट निकाल लूंगा, क्या निकलेगा भैया 10 निकलेगा, है ना, 100 तो रूट में से 10 निकलेगा। इस 91 को देखो, 81 का तो 9 होता है और 100 का 10 होता है, तो उसके बीच में 91 पड़ा है ना, तो इसको एक्चुअली लगभग 9.5 के लगभग इसको मान लेते हैं अंडर रूट 91 को। अब ये 544 दूनी कितना होगा 1088 तो किसका ही होगा यार, 1088 के पास क्या होगा, 30 का 900 और 40 का 1600, 32 का 36 का होता है 1296, 35 का 1225 होता है शायद,
तो 35, 33, 34, 35, 32 लिख दूँ क्या? 1000, हाँ 32 लिख देते यार। 32, 32, 32, 32, 32 या 33, इन दोनों में से कुछ लिख लेते हैं लगभग। ठीक है जी। अब देखो इस 10 से, तो अब इसको भी ऐसा समझो यार, ये भी 10 ही है ना, ये भी 10 ही है। तो 10 से यहाँ 0.33 हो जाता, 2 बार 100 से इसको डिवाइड करेंगे अगर, तो 0.33 है नहीं, लगभग 0 और देखो 9.5 है ना, तो ऐसे कर लो यार, शायद आंसर में 0.34 आ रहा है, तो गुणा भाग करके देखो उतना ही बैठ रहा है ना लगभग हमारा भी। इसको मान लो ये 10 है, 0.33 आता, लेकिन 9.5 तो चलो 4 कर लिया, इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो या इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, पॉइंट को इधर ले आओ, पावर 1 कम कर लो, 3.4 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। देखते हैं उन्होंने आंसर क्या दिया इसका। आंसर इसका भैया देखो ये दे रखा 3.4, तो ये हमने, तो मेरे को पता था आंसर ये, इसलिए ऐसे होगा। लेकिन अगर हमारा आंसर यहाँ पे 3.33 भी लिख लेते, हम 3.3 लिख लेते तो भी चल जाता, ठीक है नहीं। पावर की वैल्यू बहुत ज़्यादा, और असल में शुरुआत में 3 आ गया और 4 के पास ये, तो इतने बहुत थोड़ा बहुत मतलब लगभग लगभग में काम हो जाता है, ठीक है। एग्जैक्ट गुणा भाग और रूट लेने की जरूरत नहीं होती है, समझिए। ओके, तो ये हो गया तीसरे का घ। अब है क्वेश्चन नंबर 4, खंड द आ गया, और 4 का क है। 4 का क्या कह रहा है कि भैया विद्युत द्विध्रुव एवं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। अच्छा जी, कर देंगे। विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। देखो यार, मैं थोड़ा सा ऐसा चाहता हूँ कि भाई तुमको यार थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, है नहीं, तो मैं जल्दी से जल्दी बताऊंगा इसको। इतने आघूर्ण का इतने में झुका है, तो इसकी स्थिति ऊर्जा और कार्यरत बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, करते हैं। ओके ओके, डन है। पढ़ लिया क्वेश्चन तुमने। अब देखो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक माइनस का आवेश इधर, प्लस क्यू आवेश इधर, उनके बीच की दूरी अगर डी हो, देखो अगर दो समान, ये क्यों है ये भी क्यों है, बस ये माइनस का है प्लस का है, तो दो समान परिमाण वाले विपरीत आवेश एक दूसरे के बहुत ही पास हो, लेकिन मिलने नहीं चाहिए, ठीक है, जीरो नहीं हो जाना चाहिए, एक दूसरे के बहुत ही पास हो, और उनका किसी बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र मतलब किसी दूर बिंदु पर उनके विद्युत प्रभाव शून्य ना हो, ठीक है, मतलब जीरो नहीं होना भाई, माइनस क्यू प्लस क्यू बिल्कुल ही मिला दिया, जीरो नहीं हो जाना। तो ऐसे निकाय को हम क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं, यानी दो समान परिमाण वाले विपरीत आवेश एक दूसरे के बहुत ही समीप हो, जिनके बीच की दूरी क्या है, डी है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा में देता हूं Q गुना डी, यानी आवेश का परिमाण और उनका बीच की दूरी को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ध्यान दीजिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि के लिए इस पे वेक्टर मारेंगे, इस डी पे वेक्टर मार देंगे, और डी की दिशा क्या लेंगे, डी की दिशा माइनस से प्लस की ओर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक सदिश राशि है, इसकी दिशा माइनस आवेश से प्लस के आवेश की ओर होती है, ठीक है जी। और जो है इसका मान, मात्रक क्या हो जाएगा जी, आवेश का मात्रक होता है कुलाम, दूरी का मात्रक होता है मीटर, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर, इसकी विमा क्या हो जाएगी, ATL हो जाएगी। इतनी जानकारी इन्होंने मांगी भी नहीं थी वैसे हमसे, पर हमने दे दी, ठीक है जी। परिभाषा यार तुम खुद लिखना है ना, दो समान परिमाण वाले विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत ही नजदीक, एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर रखे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस आवेश के परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम कहते हैं। ओके ओके ओके। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसी द्विध्रुव को हमने एक विद्युत, इतने द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव को इतने के विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पे झुका दिया। कहीं पे ऐसे विद्युत क्षेत्र हो, विद्युत क्षेत्र है E, और ये विद्युत द्विध्रुव है माइनस क्यू प्लस क्यू, इसको 30 डिग्री के एंगल पे ऐसे झुका के रखा है, ठीक है। तो भैया इसका टॉर्क जो इसमें लगेगा, टॉर्क बराबर होता है PE sin थीटा, ठीक है भैया। और इसकी स्थिति जो होती है U बराबर माइनस के PE cos थीटा, ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। ऐसे ऊपर आ जाए बेटा, ऊपर आ, ठीक है। टॉर्क बराबर टो बराबर PE sin थीटा, और स्थिति ऊर्जा U बराबर माइनस PE cos थीटा। अब लिख लेते हैं बस टॉर्क निकालने के लिए, P कितना है, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 8 है, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 8, और E है 2 गुणा 10 की पावर 5, और साइन थीटा साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1 2 से 2 कट गया, ये बचा 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 3, टॉर्क का मात्रक न्यूटन मीटर, ठीक है। जूल भी हो, न्यूटन मीटर जूल एक ही चीज होती है,
लेकिन न्यूटन मीटर ही लिखते हैं इसको नॉर्मली, यहाँ स्थिति ऊर्जा को जूल लिखेंगे। इधर भी निकाल लेते हैं। u बराबर P और E का तो मान उतना ही आना है, बस कोस थीटा का मान √3/2 आना है इस बार 1 की जगह, तो वैल्यू क्या आ जाएगी -2 आना है, यहाँ पे 2√3 आ जाएगी इंटू 10⁻³ जूल। ये कैसे आई खुद सोच ले, दिमाग लगाओ यार थोड़ा, सेम टू सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफॉर्मर क्या है, ट्रांसफॉर्मर में होने वाली ऊर्जा हानियों का विवरण लिखिए। तो ये ट्रांसफॉर्मर को हम थोड़ा सा आपको बुक में दिखाते हैं जल्दी से, ठीक है। वैसे ट्रांसफॉर्मर पे हमने एक वीडियो बनाई थी 2022 के एक सेट में, लेकिन फिलहाल इधर देखिए। तो ट्रांसफॉर्मर क्या है, ट्रांसफॉर्मर जो है, अभी थोड़ा सा सिस्टम, ये रहा। ट्रांसफॉर्मर एक युक्ति है जो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अन्योन्य प्रेरण क्या है भैया, ये एक कुंडली है, ये एक कुंडली है, ठीक है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र के मान में इसमें धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, इसके जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके मान में परिवर्तन होगा, वही चुंबकीय क्षेत्र यहाँ तक पहुंचेगा, ठीक है। और इधर भी परिवर्तन होगा तो इधर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, उसको बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण, ठीक है। ये लोहा क्यों लगा रखा है, ये लोहा लगा रखा है चुंबकीय क्षेत्र को ऐसे ऐसे ना भागे, वो मोस्टली इसको कैरी करके चुंबकीय क्षेत्र को इधर से इधर लेके जाए, ठीक है। तो इसकी सहायता से हम प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान परिवर्तित किया जाता है। देखो दो टाइप के होते हैं, ऊंचाई स्टेप अप जो वोल्टता का मान को बढ़ाते हैं, और एक होता है अपचाई जो वोल्टता के मान को कम कर देते हैं। तो जैसे जो बिजली घर में लगे होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ऊंचाई होते हैं, स्टेप अप होते हैं, क्योंकि वो वोल्टता के मान को बहुत ज्यादा बढ़ा करके भेजती है 10,000 वोल्ट ऐसे। और फिर यहाँ पर गाँव में लगे होते हैं अपचाई, जो कि उसको 250 वोल्ट पे 220 वोल्ट पे लेके आएंगे, ठीक है। तो 1 वोल्ट तक बढ़ाएंगे, दूसरा वोल्ट तक घटाएंगे, तो ये होता है ट्रांसफॉर्मर। अब कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मर में ऊर्जा हानि कहाँ कहाँ होती है, तो ऊर्जा हानि देखते हैं पर इसमें कहाँ कहाँ होती है। सबसे पहले ताम्र हानि होती है। ताम्र हानि क्या होती है कि भाई देखो, जब कुंडलियां जो हम तांबे की बनाते हैं, तांबे का प्रतिरोध अल्प है, थोड़ा है, लेकिन शून्य थोड़ा ही ना है। तो भैया I²RT के हिसाब से विद्युत और शक्ति को बोले तो I²R के हिसाब से शक्ति 6 होगा ना, प्रतिरोध है तो I²R के हिसाब से शक्ति 6 होगी, तो इसको ताम्र हानि कहते हैं। यहाँ भी तो ऊर्जा की हानि हो रही है ना हमारी I²RT के हिसाब से। दूसरा है भंवर धारा, जो हमने करोड़ दी है ना लोहे की करोड़ क्या कर रही है, वो चुंबकीय क्षेत्र को लेकर के जा रही है, ठीक है ना। ये जो इधर ये क्या है, ये करोड़ है, ठीक है। तो ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र को इधर लेके जाती है। तो जब इस लोहे में चुंबकीय क्षेत्र के विद्युत फ्लक्स की मान में परिवर्तन होता है, बोलो चुंबकीय क्षेत्र में मान में परिवर्तन होता है, तो इसमें भी प्रेरित धाराएं बन जाती है, जो कि भंवर धाराएं कहलाती है। और भंवर धाराएं भी क्या होती है, भंवर धाराएं बहने से इसमें भी बहुत ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो शक्ति क्षय होता है हमारा। इसलिए भंवर धारा को क्षय कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको एक पूरा वो ना लेके अलग अलग पट्टियों से बनाते हैं, जिससे क्या होता है, अलग अलग पट्टी से बनाने से हमारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, ठीक। अपने फॉर्मूला पढ़ना, R बराबर ρL/A। ए जो है बढ़ेगा, अलग अलग पट्टी से बना रहे हैं, तो R का मान कम हो जाएगा। और अगर A का मान कम हो रहा है, ठीक है, तो R का मान बढ़ रहा है। अब अलग अलग पट्टियों से मिलकर मिल रहा है तो मोटाई कम हो रही है, तो मतलब A का मान घट रहा है तो R का मान बढ़ रहा है, ठीक है। उससे क्या होगा, I²RT, R ज्यादा होगा तो धारा कम बहेगी, धारा कम प्रेरित होगी, तो भंवर धारा हानि जो है कम करेगी, ठीक है। और उन पट्टियों को आपस में उनका कनेक्शन ना हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उनको वार्निश कर देते हैं उन पर, या किसी ऑक्साइड का लेप करते हैं, ठीक है, ताकि पट्टियां अलग अलग रहे। तो ये तो उनका प्रतिरोध ज्यादा होगा, और आपस में भी मिली रहेगी तो उनका प्रतिरोध कम हो जाएगा, ठीक है जी। तीसरा है शैथिल्य हानि। देखो एक बार प्रत्यावर्ती धारा में क्या हो रहा है, एक बार धारा ऐसे ऊपर जा रही है, ठीक है, धारा का मान बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, 0 हुआ, फिर दूसरी दिशा में। तो ऐसे ही क्या होगा कि जो मेरा पदार्थ है, कच्चा लोहा है, वो क्या होगा, वो पहले एक दिशा में चुंबकित हुआ, अब उसकी चुंबकशीलता कम होगी, अब वो दूसरी दिशा में चुंबकित होगा, अब फिर से वहां पे कम होगी, और ये कर्व बनेगा। तो जितना इसका एरिया होता है BH कर्व का, उतनी ही क्या होती है, हमारी ऊर्जा की हानि होती है, इसको बोलते हैं शैथिल्य हानि। क्या बोलते हैं इसको, शैथिल्य हानि। तो एक ये तीसरी टाइप की हानि है, शैथिल्य हानि, ठीक है जी। ये तो इसने शायद इसमें लिख दिया, गलत लिख रखा है, जो मैंने बताया ना शैथिल्य हानि वो होता है ये। और चौथा है
चुंबकीय फ्लक्स क्षरण या लीक हो गया, मतलब चुंबकीय फ्लक्स जितना पहली कुंडली में इधर से चुंबकीय फ्लक्स जा रहा है वो दूसरी कुंडली में उतना नहीं पहुंचा, कुछ चुंबकीय फ्लक्स लीक हो गया, ठीक है। तो उस वो लीक गया चुंबकीय फ्लक्स, क्षेत्र नहीं पहुंचा, वो ऊर्जा लीक होगी भैया, ठीक है। ऊर्जा लीक दूसरी साइड में होगी नहीं, वो भी ऊर्जा आनी होगी। तो 4 टाइप की ऊर्जा आनी होती है, ताम्रानी, भंवरधारानी, शैथिल्यानी और ये फ्लक्स लीकेज के कारण। 2-2 लाइन लिख दो इनमें, काम खत्म। पैसा सर समझ गए होंगे आई थिंक। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति को समझाइए और रेडियो तरंगों के उपयोग का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो देखो अनुप्रस्थ तरंग क्या है, अनुप्रस्थ तरंग क्या है, अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, हम वो देखते। सिंपल सा पहले मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लिया ये एक रस्सी पड़ी है, ये क्या एक रस्सी है, ठीक है ना। मैंने इसको इधर से उठा के ऐसे झटका, ऐसे उठाया ऐसे झटका, तो ये क्या होगा, जो मैंने ये इधर यहाँ पे किया वो चीज़ जो है ट्रेवल करते करते, मतलब यहाँ से उठी ऐसे, कुछ देर बाद वो यहाँ से उठेगी, कुछ देर बाद वो यहाँ से उठेगी, ऐसी ये चीज़ जो है ट्रेवल करते करते आगे जाए। तो यार रस्सी तो देखो, रस्सी तो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है, और तरंग ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो यानी जो तरंग के गति करने की दिशा हो और जो माध्यम के कण जिस दिशा में कंपन कर रहे हैं, अगर वे एक दूसरे के लंबवत हो तो ऐसी तरंगों को हम बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक है। तो हमें इसमें इसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति को समझाना है। तो भैया देखो क्या होता है, अगर देखो ये ऐसे इस दिशा में कोई विद्युत चुंबकीय तरंग जा रही है, ठीक है, ये है तरंग संचरण की दिशा, तो इसके लंबवत दिशा में विद्युत क्षेत्र कंपन करेगा, ठीक है, इसके लंबवत दिशा में विद्युत क्षेत्र कंपन करेगा, और इसके भी लंबवत ऐसे 90 डिग्री पे, जिसको मैं ऐसे बनाऊंगा, उसके भी लंबवत क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र गति करेगा, मतलब कंपन करेगा, सॉरी कंपन मतलब वैल्यू ज्यादा है कम, ज्यादा है कम। तो इसको बोलते हैं हम एक अनुप्रस्थ तरंग। यानी विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ क्यों है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो तरंग के चलने की दिशा के क्या है, लंबवत दिशा में कंपन कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे अगर मैं बनाऊं, जैसे कि ये जो है ये मेरा इसमें, ये अगर x दिशा है तो ये y है और ये z है, तो y ये थोड़ा ऊपर नीचे होगा ना, y में क्या है, विद्युत क्षेत्र कंपन कर रहा है, y में विद्युत क्षेत्र कंपन कर रहा है, ऐसे वैल्यू ज्यादा कम जाता है। और इसी के परपेंडिकुलर z में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र गति कर रहा है, कंपन कर रहा है, ठीक है जी, ऐसे। तो ऐसी एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है जिसमें कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तरंग के चलने की दिशा की, तरंग तो ऐसे जा रही है ऐसे इधर को, ठीक है, और इनकी वैल्यू ऐसे घट बढ़ रही है, ऐसे इसकी तो ऐसे ऐसे और इसकी ऐसे ऐसे, तो ऐसे समझो, तो तरंग तो ऐसे जा रही है ना ऐसे, और विद्युत क्षेत्र की वैल्यू ऐसे 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 कम ज्यादा हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र की ऐसे 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 कम ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग की अनुप्रस्थ प्रकृति है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। अगर मैं समीकरण लिखूं तो विद्युत क्षेत्र की समीकरण कैसे लिखी जाएगी, विद्युत क्षेत्र की समीकरण लिखी जाएगी ई वाई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। एक्स यहाँ पे दिखाता है कि तरंग एक्स दिशा में जा रही है और विद्युत क्षेत्र का कंपन है वाई दिशा में हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का कंपन किस में होगा, चुंबकीय क्षेत्र का कंपन जेड दिशा में होगा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र जेड दिशा में कंपन कर रहा है, ठीक है। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग में ऐसे किससे बनी हुई है, विद्युत क्षेत्र से और चुंबकीय क्षेत्र से तो बनी हुई है। सो दैट्स व्हाट इट इज। रेडियो तरंगों के उपयोग, भैया देखो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करूंगा उसके बाद अपलोड करूंगा, तुम देखोगे नेट फोन आने जाने, ये सब क्या है, ये सब रेडियो तरंगों के कारण ही तो है, सैटेलाइट वगैरह ये सब कुछ जो भी हो रहा है, टीवी वगैरह सब कुछ जो चलता है, तो इसके उपयोग आपको स्वयं पढ़ने पड़ेंगे। जो तक मेरे ध्यान है वो मैं बोल रहा। उबेनिस्ट उत्सर्जक, ये स्टार लगा कटा हुआ है, छोड़ो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातु के दो गोलों के व्यास 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। धातु के दो गोले हैं, एक ये गोला है, इसका व्यास 6 सेंटीमीटर का है, ठीक है जी, दूसरे का व्यास 4 सेंटीमीटर का है, यानी इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। इन्हें समान विभव तक आवेशित किया जाता है, इसका भी विभव v है,
और इसका भी विभव v है। ठीक है, इनके आवेशों के पृष्ठ घनत्व का अनुपात ज्ञात कीजिए। आवेश का पृष्ठ घनत्व मान लिया इसमें है सिग्मा वन। सिग्मा वन क्या हो जाएगा, क्यू बटा इसका क्षेत्रफल A1, और सिग्मा टू बराबर Q2 अपॉन A2, ये हो जाएगा। तो सिग्मा वन और सिग्मा टू का हमें अनुपात निकालना है इसमें। तो एक बार देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। हम पहले वाले की धारिता निकालते हैं। पहले वाले की धारिता C1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नोट R1, ठीक है जी। और दूसरे वाले की धारिता C2 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नोट R2। और हमें पता है Q बराबर क्या होता है, CV होता है। तो Q1 बराबर C1V और Q2 बराबर C2V। तो Q1 क्या होगा, Q1 हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नोट R1V और Q2 हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नोट R2 इंटू V, ये हो गया। अब सिग्मा वन क्या हो जाएगा, सिग्मा वन हो गया Q1 अपॉन इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई R1 स्क्वायर, यही तो होगा भैया। तो मतलब ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नोट R1V अपॉन 4 पाई R1 का स्क्वायर, ये हो गया सिग्मा वन। और सिग्मा टू क्या होगा, सिग्मा टू का 4 पाई एप्सिलॉन नोट R2V अपॉन 4 पाई R2 का स्क्वायर। भैया एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई R स्क्वायर होता है, आई थिंक आपको पता होगा। अब इनका अनुपात करना है, ठीक है भैया। तो इसका और इसका अनुपात करना है, सिग्मा वन अनुपात सिग्मा टू, यानी कि 4 पाई से तो 4 पाई काट दो, यहाँ पर एक R1 की पावर R1 कट जाएगी, ये होगा एप्सिलॉन नोट V अपॉन R1, और तो कुछ नहीं बचेगा, अनुपात एप्सिलॉन नोट V अपॉन इधर भी कट जाएगा, ये एक पावर भी कट जाएगी R2। तो एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कटा, V1 से V1 कटेगा। तो सिग्मा वन अनुपात सिग्मा टू क्या आ जाएगा, R2 इधर R1 इधर, R2 अनुपात R1। और R2 कितना है, R2 था 2 सेंटीमीटर, R1 था 3 सेंटीमीटर। तो आंसर आ जाएगा 2:3। आंसर देख लो यार, मैं देखा नहीं इस क्वेश्चन का तो कुछ भी। 4 का ढह 2:3 शर्मा। तो आज की वीडियो में 4 के ढह तक हो चुका है। वीडियो हो चुके हैं 47 मिनट की, लगभग 5 GB की होगी। मुझे अपलोड करने में दिक्कत बनने वाली है। सो अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो अगली वीडियो में करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। बोल दा जय श्री राम।